वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 3 कवर करेंगे, विच इज़ मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बेसिक लीगल रूल देखेंगे जो कि तीनों मैटर्स के लिए सेम है, और फिर उस रूल को हम एग्जाम्पल के हिसाब से प्रपोजल पर अप्लाई करेंगे, एक्सेप्टेंस पर अप्लाई करेंगे, और फिर रेवोकेशन यानी कैंसिलेशन पर अप्लाई करेंगे कि अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस में से किसी चीज़ को कैंसिल किया जाता है तो ये रूल कैसे अप्लाई होगा। सो लीगल रूल हमारे पास है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस, इन तीनों के लिए सेम पॉइंट है कि रिस्पेक्टिवली आर डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन, यानी पार्टी कोई काम करती है या कोई काम एक खास वे में नहीं करती। जैसे कंडीशन होती है कि आपने तब तक अगर ये ना किया तो हम समझेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग। तो रिस्पेक्टिवली इसीलिए यूज हुआ कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन तीनों के लिए है। बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, जिसके थ्रू वो उस प्रपोजल को कम्युनिकेट करना इनकी इंटेंशन है, या एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन को कम्युनिकेट करना, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। अब विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने खुद अल्फाज से इस चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हो। बाज़ात आप रिटर्न कर देते हैं तो लेटर भेजना होता है, बाज़ात आप अपने एजेंट के थ्रू एक पैगाम भिजवाते हैं तो उसका इफेक्ट भी कम्युनिकेटिंग इट का होता है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो वन बाय वन प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजल पे। तो सिर्फ प्रपोजल वाले पोर्शन को अगर फोकस करें इस रूल के अंदर, तो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शूज विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। तो अब ऐसे सर्कमस्टांसिस में हम, कोई भी रीजनेबल पर्सन बल्कि ये गैस करेगा कि वो मुफ्त में ये काम नहीं कर रहा, बल्कि ही एक्सपेक्ट्स टू बी पेड फॉर दिस। और इस वजह से ये एक ऑफर है उसकी तरफ से, ये जो एक्ट है कि उसने ये ऑफर कम्युनिकेट की है और इम्प्लाइडली कम्युनिकेट की है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं कि मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹20,000। तो ये जो बोलने का एक्ट है ये मैनर ऑफ कम्युनिकेशन है, और इसमें जो ऑफर है वो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट की गई है। इसी तरह ऑफर रिटर्न में भी कम्युनिकेट की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस की एग्जांपल पे। तो एक्सेप्टेंस के अंदर भी अगर हम सेम पॉइंट्स को लें तो देखें कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टिंग का जो एक्ट है, और एक्सेप्टेंस का प्रोसेस। तो यहां पर एक बात और ध्यान में रखनी है कि अ प्रपोजल इज नॉट कंसीडर्ड एक्सेप्टेड इफ द ऑफरी रिमेन साइलेंट। अगर आप जिसको ऑफर करते हैं और उसे कहते हैं जी आपने जवाब ना दिया तो हम समझेंगे आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये नहीं कहा जा सकता। इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर इतने टाइम तक आपने जवाब ना दिया तो हम आपकी तरफ से समझेंगे कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वरना खुद सोचें कि ये इतनी सारी जो कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही होती हैं, ये आपको डेली हज़ारों लेटर भेज दें और कहें कि एक हफ्ते में जवाब ना दिया तो हम समझेंगे कि आप हमसे चीज़ खरीद रहे हैं। तो फिर आपको या तो आप जवाब देंगे हज़ारों लेटर्स का, या फिर आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ जाएंगी। तो लॉ ने ऐसा रूल ही नहीं रखा जिससे ये प्रॉब्लम अराइज हो। तो जो साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होता। एग्जाम्पल एक देखते हैं। आजम रोड टू बाबर टू सेल हिज बुक एडिंग दैट इफ ही डिड नॉट रिप्लाई विद इन 5 days द ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेड। अब ये नेगेटिव कन्फर्मेशन की कंडीशन है, और बाबर ने जो है ना एक हफ्ते तक रिप्लाई नहीं किया, टाइम गुजर गया है, तो 5 दिन से तो ज़्यादा का टाइम गुजर गया है, लेकिन देयर वुड बी नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब रेवोकेशन पर इस रूल को अप्लाई करते हैं, तो सेम रूल अप्लाई होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। असलम ऑफर टू सेल हिज कार टू शाहिद फॉर ₹2 million। अब ये एक ऑफर हो गई। शाहिद सेड दैट ही नीड सम टाइम टू डिसाइड एंड विल लेट असलम नो इफ ही इज इंटरेस्टेड, यानी एक्सेप्टेंस अभी नहीं हुई और उसने कहा कि वो थोड़ा टाइम लेगा और फिर बता देगा अगर वो इंटरेस्टेड होगा। लेटर असलम, सेम डे असलम कॉल्ड ऑन फोन टू शाहिद एंड टोल्ड हिम दैट ही हैज चेंज हिज माइंड एंड हिज ऑफर इज नो मोर अवेलेबल टू बी एक्सेप्टेड, यानी अपनी ऑफर जो है वो रिवोक कर दी। तो बेसिकली अगर आप ये देखें तो फ़ोन के ऊपर
बात करके कम्युनिकेशन कर ली, तो ये है विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। तो फ़ोन पे जो बात रेवोकेशन थी उसका इफेक्ट यही था कि वो अपनी रेवोकेशन को ही कम्युनिकेट कर रहा है, और क्योंकि अभी तक ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुई थी तो उसको रिवोक किया जा सकता है, तो ये ऑफ़र कैंसिल हो जाएगी और अब शाहिद जो है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 4 कवर करेंगे जिसका टाइटल है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ों की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। तो हम इन तीनों पर जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उनकी एग्जाम्पल भी साथ के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। सो प्रपोजल का जो रूल है वो ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। यानी ऑफरी की जब नॉलेज में आ जाती है प्रपोजल की कम्युनिकेशन, तो फिर समझा जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है। एक हमारे पास एग्जांपल है कि आजम प्रपोजेस बाय लेटर जो 19 अक्टूबर को सेंड किया था टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टन प्राइस। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बाबर रिसीव द लेटर 24 अक्टूबर। अब लेटर भेजा 19 अक्टूबर को गया, रिसीव वो हुआ 24 अक्टूबर को, तो जो रिसीव वाली डेट होगी उसको हम समझेंगे कि उस दिन आपकी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हुई है। तो इसको सिनेरियो पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आज़म ऑफरर है, बाबर ऑफरी है। तो 19 अक्टूबर को आज़म की तरफ से लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया जो कि बाबर को रिसीव हुआ 24 अक्टूबर को। तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसीडर होगी 24 अक्टूबर को। एक्सेप्टेंस के लिए जो रूल है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। रूल ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। अब एज अगेंस्ट द प्रपोजर ये है कि ऑफरर के अगेंस्ट। अच्छा, ऑफरर के अगेंस्ट क्या मतलब कि अगर ऑफरर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो उसके हिसाब से कब कम्युनिकेशन कंप्लीट समझी जाएगी। व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। यानी जिस दिन एक्सेप्टर ने लेटर को पोस्ट कर दिया तो उस डेट पर ऑफरर के अगेंस्ट तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर खुद उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, यानी जब उसे रिसीव होता है। तो यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि अदील ऑफर्स बाय लेटर सेंट ऑन 6 मार्च। बल्कि इसको हम जो है ना एक प्रॉपर पहले लिख लेते हैं और एक डायग्राम के थ्रू कवर करते हैं। सो कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम दो, अदील ऑफरर एंड काशिफ ऑफरी। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अदील ऑफर्स बाय लेटर सेंट ऑन 6 मार्च। तो 6 मार्च को जो है एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। द लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च को ये लेटर रिसीव हो गया और यहां पर हमारी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस किस पर कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। सो काशिफ एक्सेप्ट बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च। तो लेटर पोस्ट कब किया गया? 9th मार्च को, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया गया। द लेटर रीचेज अदील ऑन 11th मार्च। 11th मार्च को वो लेटर रिसीव हो गया। तो अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट अदील जो कि ऑफरर है 9th मार्च को, और एज अगेंस्ट काशिफ जब उसका लेटर रिसीव हो जाएगा 11th मार्च को। यानी इसमें आप यूं देखें कि बेसिकली एक्सेप्टेंस के ऊपर जब रूल अप्लाई होता है तो वो इस तरीके से होता है कि जब दूसरी पार्टी की तरफ एक्शन हो रहा होता है तो वो रेलिवेंट डेट होती है। जैसे अदील के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 9th मार्च है, और काशिफ के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 11th मार्च है। अब इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या है? इस डेट की इंपॉर्टेंस ये है कि लिखा हुआ है जैसे एज अगेंस्ट अदील,
व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, यानी 9 मार्च, तो अदील जो है वो 9 मार्च के बाद अपनी ऑफर को अब रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑफर की एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, और एक्सेप्टेंस हो गई है तो अब उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसी तरह एज अगेंस्ट काशिफ, यानी यहाँ पर जो हमारा ऑफरी है, तो उसके लिए 11 मार्च की डेट है, यानी काशिफ 11 मार्च के बाद अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, वो अब अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल नहीं कर सकता। और अब क्योंकि 11 मार्च को जो है उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, तो अब वो उसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसकी बेस पर पास्ट एग्जाम के भी बहुत सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व होंगे। अब रेवोकेशन का रूल एंड एग्जाम्पल देखें तो ये बेसिकली जो है डिफरेंट है एक्सेप्टेंस से। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मोड। यानी इसमें उस पर्सन के अगेंस्ट जो जिसने रेवोकेशन की है, अब उसने ऑफर की रेवोकेशन की है तो तब भी सेंडर, यानी एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, सेंडर के अगेंस्ट। और किस टाइम पर? सेंडिंग के टाइम। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज मेड, तो जब उसकी नॉलेज में आता है, यानी रिसीविंग के टाइम पे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन अक्टूबर 1 टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान, बिलाल रिसीव द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर। तो इस एग्जांपल को हम जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम, तलाल एज ऑफरर एंड बिलाल एज ऑफरी। तो इसमें क्वेश्चन में जो एग्जांपल दी हुई है वो है कि तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन अक्टूबर 1, तो अक्टूबर 1 को लेटर ऑफ ऑफर भेजा गया टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान, बिलाल रिसीव द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर। तो ऑफर रिसीव हो गई 11 अक्टूबर को, एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस ऑन सेम डे, यानी 11 अक्टूबर को ही। दैट रीच्ड बिलाल ऑन 24 अक्टूबर। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर। द लेटर वॉज रिसीव बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। अब यहां पर सिनेरियो क्या बनता है? अब बात यह है कि जो तलाल है ही वांट्स टू रिवोक हिज ऑफर, जबकि बिलाल चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग हो और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो। क्योंकि तलाल जो है वो चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो उसे कैंसिल करना चाह रहा है अब, और बिलाल जो है वो उसे कैंसिल नहीं करना चाह रहा, वो उसको इन्फोर्स करना चाह रहा है। तो अब पर्सपेक्टिव ये है कि अगेंस्ट तलाल एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है? तो अगेंस्ट तलाल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रही है 11 अक्टूबर को, और अगेंस्ट बिलाल जो रेवोकेशन है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो रही है? तो अगेंस्ट बिलाल जो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है वो हो रही है 20 अक्टूबर को। तो यहां पर अगर हम सम अप करें तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तलाल के अगेंस्ट 11 अक्टूबर को कंप्लीट है, और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन एज पर दिस रूल बिलाल के अगेंस्ट कंप्लीट है 20 को। तो एक्सेप्टेंस क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, तो एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन नहीं हो सकती। एक बार एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता। इसलिए 11 को एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया था व्हेन बिलाल एक्सेप्टेड द ऑफर। तो ये रेवोकेशन जो है वो इनवैलिड होगी, और अकॉर्डिंगली इस रेवोकेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 5 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। तो सबसे पहले हम इसमें मीनिंग डिस्कस करेंगे कि रेवोकेशन का क्या है, जो कि बेसिकली इसका मतलब है कैंसिल करना, और किस टाइम लिमिट के हिसाब से हम रेवोकेशन कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट को प्रपोजल्स की रेवोकेशन के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस के एंगल से, और एंड में एक बिल्कुल सिंपल समरी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिस बेस पर आप सिनेरियोज को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो रेवोकेशन का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, यानी किसी चीज़ को वापस कर लेना, विदड्रॉ कर लेना या कैंसिल कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग्स में आप इसको कैंसिल समझ सकते हैं।
एन ऑफर और एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टाइम लिमिट। तो ऑफर भी रिवोक हो सकती है यानी कैंसिल हो सकती है, और एक्सेप्टेंस भी कैंसिल हो सकती है, लेकिन इनकी टाइम लिमिट है। ऑफर के लिए टाइम लिमिट क्या है? अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था, इस सेक्शन से पहले, कि अगेंस्ट द प्रपोजर कौन सा टाइम होता है? जब लेटर को पोस्ट किया जाता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकते। और इसी तरह एक्सेप्टेंस की टाइम लिमिट भी है कि एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अब ये सेम बात है, इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब यहां पे जो फर्क है, वो दोनों में बेसिकली ये फर्क है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर जो है वो लेटर को पोस्ट करने वाली डेट होती है, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो डेट होती है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर जो है वो रिसीव करता है। इसको एक एग्जांपल से कवर करते हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ, काशिफ एक्सेप्ट द ऑफर बाय लेटर पोस्टेड ऑन 4th में। अब लेटर पोस्ट कब हो रहा है? 4th में को, और लेटर अदील को रीच हो रहा है 6th में को। तो अदील में रिवोक हिज ऑफर बिफोर काशिफ पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 4th में, लेकिन उसके बाद नहीं, 4th में को, क्योंकि लेटर पोस्ट हो जाएगा तो तब तक, उससे पहले तक जो है वो ऑफर को रिवोक किया जा सकता है, और उसके बाद नहीं किया जा सकता। इसी तरह काशिफ अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज, जो कि 6th में है, लेकिन इसके बाद वो भी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता। अब इस सिनेरियो को हम थोड़ा सा जो है रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो दो करेक्टर ले लेते हैं हम, अदील एज ऑफरर एंड काशिफ एज ऑफरी। तो अदील की तरफ से लेटर ऑफ ऑफर गया काशिफ को, और काशिफ ने 4th में को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड किया, जो कि अदील को रिसीव हुआ ऑन 6th में। तो बेसिकली दोनों के लिए जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो डिफरेंट है, और ये हमने डिस्कस किया था कि दोनों पार्टीज के लिए एक दूसरे की जो अपोजिट साइड पर होता है वो होता है, यानी अदील के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 4th में है, और काशिफ के लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 6th में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अदील जो है वो 4th मई के बाद अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले कर सकता है। इसी तरह काशिफ जो है वो 6th मई के बाद अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, इससे पहले कर सकता है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब इसको प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पर अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे। तो रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो रूल बेसिकली यही है कि प्रपोजल किसी भी टाइम पर रिवोक हो सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो वंस अगेन हम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं कि अदील ने प्रपोज किया एक लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। तो अदील अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो अगर हम इस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करें तो देखें कि लेटर ऑफ ऑफर गया है, लेकिन अभी तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं भेजा गया। तो जो ऑफरर है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है। अब इसके कंपैरिजन में एक केस देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें मजीद क्लियर हो। तो अब एक केस है कि अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब, जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जो फर्क है दोनों सिनेरियो में वो ये है कि जो फर्स्ट सिनेरियो था उसमें पोस्ट नहीं किया था, और इसमें पोस्ट कर दिया लेटर। तो अब अदील कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। तो लेटर ऑफ ऑफर गया, उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट हो गया। अब चाहे वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी अदील को मिला हो या ना मिला हो, अभी वो रास्ते में क्यों ना हो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अदील जो है वो अब अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो दोनों सिनेरियोज में सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ गया, और वो ये था कि फर्स्ट सिनेरियो में लेटर पोस्ट नहीं हुआ था और दूसरे सिनेरियो में लेटर पोस्ट हो गया था। तो एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हो जाए तो उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं की जा सकती। ये कॉन्सेप्ट सिंपली हमें यहां से पता चला। अब इसको हम जो है एक्सेप्टेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में सिमिलर सिनेरियो हम अप्लाई करेंगे। तो एक्सेप्टेंस जो है वो कभी भी रिवोक हो सकती है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो पॉइंट होता है जब लेटर जो है
वो ऑफरर को पहुंच जाता है, एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को पहुंच जाता है। तो हम सिनेरियो देखते हैं। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर रुपीज 100,000, लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8th मार्च, काशिफ एक्सेप्ट बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेटर भी भेज दिया। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट द डील इज नॉट गुड। अब जो एक्सेप्टर है उसने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज दिया और वो फिर सोच रहा है कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दूं। दैट द डील इज नॉट गुड एंड कॉल्ड अदील टू रिवोक हिज ऑफर। अब फोन कॉल पे रिवोक कर दिया तो वो तो लेटर के पहुंचने से पहले ही हो जाएगा। अब यहां पे लिखा हुआ है अदील हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहले ही पहुंच चुका था, तो काशिफ कैन नॉट रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। इसको अगर हम सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं तो ऑफरर की तरफ से लेटर ऑफ ऑफर गया ऑफरी को, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया और वो लेटर ऑफरर तक पहुंच भी गया। तो अब अगर ऑफरी ये चाहता है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे, नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव हो, और एक बार एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए अगेंस्ट द ऑफरी, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो फिर उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके मुकाबले में सिमिलर केस देखते हैं। सारा कुछ सिनेरियो सेम है, लेकिन यहां पर जो एक चीज डिफरेंट है वो है कि अदील हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर। ऊपर क्या था? तो ये दोनों सिनेरियो में डिफरेंस है। इसकी वजह से जो हमारा आंसर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। सेम वे में हम कहते हैं कि लेटर ऑफ ऑफर गया, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट हुआ था, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ था। तो पहले हमारा आंसर था कि कैन नॉट रिवोक, और अब हमारा आंसर है कैन रिवोक। क्योंकि अभी तक एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो जो ऑफरी है उसके पास ये चॉइस है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट ज़रा सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिंपली अगर आप दो लाइनों में इसको समझना चाहते हैं तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर यानी ऑफर की कैंसिलेशन तब इफेक्टिव होती है अगर वो रेवोकेशन ऑफरी को मिल जाए, इट रीचेज ऑफरी बिफोर ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इसमें जो पॉइंट है वो पोस्टिंग वाला है। और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब इफेक्टिव होती है? रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब इफेक्टिव होती है अगर वो ऑफरर को पहुंच जाए, दूसरे पर्सन को पहुंच जाए, बिफोर ऑफरर रिसीव। तो ऑफर के लिए रेवोकेशन के लिए रेलिवेंट डेट है पोस्ट, जब होता है लेटर, और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन के लिए रेलिवेंट डेट है जब वो रिसीव होता है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है, और इसी के ऊपर सारे जो सिनेरियोज हैं इस पर डेवलप होते हैं काफ़ी टेक्निकल लेवल पर। इसमें जो है 3-4 नंबर का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी सेट हो सकते हैं। तो सेक्शन 5 पर यही सब कुछ था। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 6 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है रेवोकेशन हाउ मेड, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रपोजल्स की रेवोकेशन किस तरीके से की जा सकती है। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, यानी एक ऑफर कैसे ख़त्म हो सकती है, कैसे कैंसिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम कुछ वेज डिस्कस करेंगे जो लॉ में मेंशन है कि रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकती है। फिर हम उस पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे 1 2 3, फिर एग्जाम्पल 4 to 6 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हर पॉसिबल सिनेरियो जो है उसके ऊपर हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली सेक्शन में तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल हैं और केस लॉ में इस्टेब्लिश हुए में बहुत ज़्यादा, तो उनकी बेस पर भी कब रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर हो सकती है उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर या ऑफर के टर्मिनेट होने की 4 सिचुएशंस हैं मेन। नंबर 1 कि जब कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन हो जाए बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, यानी जिस पर्सन ने ऑफर की है वो खुद कम्युनिकेट कर दे कि वो अपनी ऑफर कैंसिल कर रहा है, तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन है कि बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, कि अगर वो टाइम डिफाइन कर देता है प्रपोजल में कि भाई आपने एक्सेप्ट करना है तो 5 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करें, तो जैसे ही 5 दिन लैप्स हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो ऑफर खत्म हो जाएगी। और अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब ना किया गया हो तो फिर रीजनेबल टाइम को देखा जाता है। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन देखा जाता है। जैसे प्रॉपर्टी के केसेस में रीजनेबल टाइम ज़्यादा समझा जाता है, और स्टॉक एक्सचेंज में जब शेयर्स की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो चंद घंटों का टाइम भी वहाँ पे रीजनेबल की लिमिट क्रॉस कर रहा होता है।
नेक्स्ट है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। ऑफर बाजुकात कोई कंडीशन लगा देता है, शर्त लगा देता है कि अगर आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो पहले आपको ये कंडीशन पूरी करनी होगी। तो जो शख्स वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा या वो कह लें कि उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, तो फिर वो ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, वहां पर जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फिर है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, यानी ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी हो जाए। तो ये बेसिकली इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि ऑफर लैप्स तब होती है, रिवोक तब होती है, टर्मिनेट तब होती है जब डेथ और इंसैनिटी की नॉलेज एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस से पहले मिल जाए। नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अच्छा, कुछ बुक्स वगैरह में ये भी मेंशन होता है कि जी डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर ही हो जाए तो फिर भी ऑफर खत्म हो जाएगी। वो तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जिस शख्स ने ऑफर एक्सेप्ट करनी है, अगर वो एक्सेप्ट करने से पहले वो उसकी डेथ हो गई है तो ऑब्वियसली अब वो डेड है तो वो तो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, तो ऑफर ऐसी सिचुएशन में जो है टर्मिनेट ही हो जाएगी। तो ये जो जितने हमने पॉइंट्स देखे हैं इनको वन बाय वन हर पॉइंट को एग्जाम्पल में कवर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर, यानी ऑफरर खुद कम्युनिकेट कर देता है कि वो अपनी ऑफर को कैंसिल कर रहा है। तो आजम एट एन ऑक्शन गिव द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स। अब बाबर जो है वो ऑक्शन में उसने गुड्स रखी हुई थी और आजम ने जो है ना हाईएस्ट बिड दे दी, और जिसका मतलब है कि उसने ऑफर कर दी। ही विदड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। टिपिकली जो ऑक्शन के अंदर एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्टेंस का प्रोसेस ये होता है कि एक हैमर को स्ट्राइक किया जाता है, या तो टेबल पे, या हैमर को स्ट्राइक किया जाता है बेल पे, या बिल्कुल बोला जाता है कि हाईएस्ट बिड की अमाउंट को बोला जाता है कि 1,000,001, 1,000,002, 1,000,003, यानी काउंट कर लिया जाता है 3 तक कि ये फाइनल हो गई है। तो ऑन फॉल ऑफ हैमर बिड इज एक्सेप्टेड। तो बिफोर द फॉल ऑफ हैमर यानी एक्सेप्टेंस से पहले उसने अपनी बिड विदड्रॉ कर दी, यानी कैंसिल कर दी। तो जब ये कम्युनिकेट हो गया तो अब वो ऑफर कैंसिल हो गई। अब उस ऑफर को जो कैंसिल हो गई तो अब उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऑफर खत्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है। इसी तरीके से अब पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल जहां पे प्रेस्क्राइब टाइम हो और वो लैप्स कर जाए। तो अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। अब 10 डेज का टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया गया। गालिब डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन द 10 डेज। तो 10 दिन गुजर जाते हैं और एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो ऑफर का जो टाइम था वो खत्म हो गया, तो अब ऑफर भी खत्म हो गई। ऑफर इज लैप्स्ड यानी एक्सपायर हो गई बाय टाइम प्रेस्क्राइब, ऑफर टर्मिनेट हो गई। अब 11th या 12th डे पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां पे टाइम प्रेस्क्राइब ना किया गया हो तो वहां पर देखा जाता है कि क्या रीजनेबल टाइम गुजर गया। अगर रीजनेबल टाइम गुजर गया हो तो फिर ऑफर लैप्स कर जाती है और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास सिनेरियो है कि मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। तो 5 मंथ्स का टाइम है ऑफर में, और उसके बाद जो अलॉटमेंट यानी एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है वो 5 मंथ्स के बाद किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है। शेयर्स की ट्रांजेक्शन में लॉ भी जो टाइम अलाउ करता है वो इससे आधे से भी कम होता है। तो ऐसे में जो है मारिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर। तो जिसने ऑफर की थी उसने उस एक्सेप्टेंस को जो है मानने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट में जो डिसीजन हुआ, इट वाज हेल्ड दैट मारिया कुड रिफ्यूज टू टेक शेयर्स बिकॉज द ऑफर हैड लैप्स्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ रीजनेबल टाइम। जो रीजनेबल टाइम होगा, लेट्स से हम कहते हैं 45 डेज का टाइम रीजनेबल था, तो जून के बाद 45 डेज जैसे ही खत्म हो गए तो उसके बाद ऑफर लैप्स हो गई थी, अब उसे नवंबर में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफरर ने एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशन प्रेस्क्राइब की हुई हो कि भाई ये कंडीशन आप पूरी करेंगे तो फिर आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर ऑफर टर्मिनेट हो जाती है, फिर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर ₹40,000 इफ बाबर ज्वाइन। अब ये देखें, इफ बाबर ज्वाइन जो है ये कंडीशन है द एबीसी क्लब विद इन अ वीक, के 1 वीक के अंदर उसको ज्वाइन करना है। बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, 1 वीक गुजर गया, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो उसने कंडीशन को पूरी नहीं किया, तो वो अब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऑफर जो है वो टर्मिनेटेड कंसीडर होगी। अब डेथ और इंसैनिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये जो कि काफी टेक्निकल है, इस पर आपने ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल 5 है कि डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर यानी एक्सेप्टेंस आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ डेथ इज नॉट वैलिड।
तो एक मर्तबा ये पता चल गया कि ऑफरर जो है उसकी डेथ हो गई है या इंसैनिटी हो गई है, पता चलने के बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड कंसीडर नहीं होगी। तो सिनेरियो है हमारे पास कि जैन ऑफर्ड दाऊद हिज कार फॉर ₹3 million ऑन 15 जनवरी, तो ये ऑफर की डेट आ गई। जैन डाइड ऑन 18 जनवरी। दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर ऑन 20 जनवरी। व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ, डेथ का बारे में अवेयर होने के बाद एक्सेप्ट किया तो ऐसी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज इट हैज बीन टर्मिनेटेड। जब नॉलेज में आ गया तो वहां पे ऑफर टर्मिनेट हो गई, अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, सिमिलर केस है, थोड़ा सा फर्क है एग्जाम्पल 6 में, जिसमें एक्सेप्टेंस आफ्टर डेथ हो रही है लेकिन बिफोर नॉलेज हो रही है, तो फिर वो वैलिड होगी। सेम है कि जी जैन ने ऑफर की थी 3 मिलियन पे 15 जनवरी को, डेथ 18 जनवरी को हुई। दाऊद एक्सेप्टेड जैन ऑफर ऑन 20 जनवरी इन इग्नोरेंस ऑफ। तो डिफरेंस नॉलेज का है, डेथ तो दोनों सिचुएशन में सेम टाइम पर हो रही है, डिफरेंस नॉलेज का है। अब नॉलेज नहीं थी और एक्सेप्टेंस कर ली, तो ऑफरी की नज़र में तो अभी तक जो ऑफर था वो जिंदा था और उसने उस बेसिस पर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। सो ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगी एंड देयर वुड बी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जैन एंड दाऊद। तो अब कॉन्सेप्ट ये आएगा कि जी हम कह रहे हैं कि जैन की तो डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जैन के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। इस पर आगे लॉ में रूल्स मौजूद हैं, जब हम सेक्शंस आगे जाएंगे तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डेथ के बाद परफॉर्म होने करने फिर भी ज़रूरी होते हैं बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो पर्सनल नेचर के होते हैं वो फिर परफॉर्म नहीं करने होते, तो वो बेसिकली वॉइड हो जाते हैं ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आगे जाके कवर होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि कार को सेल करने का था तो कार दी जा सकती है, पैसे दिए जा सकते हैं, ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना होगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं अब कुछ। एक पॉइंट तो ये है कि ऑफर नॉन एक्सेप्टेंस से भी टर्मिनेट हो जाती है, रिजेक्शन बाय ऑफरी से भी टर्मिनेट हो जाती है। तो अगर एक पर्सन दूसरे को ऑफर करता है और दूसरा वो ऑफर कहता है कि जी आई डिक्लाइन, आई रिजेक्ट, तो फिर ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी। वो कुछ देर बाद अगर कहता है कि अच्छा मैं अब एक्सेप्ट करता हूं, तो वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी। इसी तरह एन ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर, यानी ऑफर के रिस्पॉन्स में जो ऑफर होती है, यानी एक पर्सन ने दूसरे को ऑफर की, दूसरे ने उसके जवाब में उसे एक और ऑफर कर दी, तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है, और जो ऑफर के जवाब में ऑफर की जाती है उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करते हैं। पहले एग्जाम्पल करते हैं रिजेक्शन बाय ऑफरी पे। तो अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। गालिब रिफ्यूजेज आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद ही इनकार कर दिया, तो रिजेक्शन बाय ऑफर ही हो गई। अब ये ऑफर 10 दिन से पहले ही टर्मिनेट हो जाएगी, हालांकि अभी 10 दिन नहीं गुजरे, सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं, तब भी ऑफर टर्मिनेटेड ही कंसीडर होगी। इवन 4th डे पर अब इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, हालांकि 10 डेज का जो टाइम पीरियड है वो बाकी होगा। सेकंड देखते हैं काउंटर ऑफर वाला सिनेरियो। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000, ये एक ओरिजिनल ऑफर है। अब हामिद ने क्या किया कि जवाब में उसने 950 ऑफर किया, उसने कहा जी वही चीज़ है लेकिन आप मुझे 950 में दे दें, तो ये 950 की काउंटर ऑफर है, और इस काउंटर ऑफर से क्या हुआ, ये जो 1000 की ऑफर थी ये टर्मिनेट हो गई। काउंटर ऑफर से जो आपकी ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है। वाजिद रिफ्यूज द ऑफर, तो ये रिजेक्शन बाय काउंटर ऑफर है, यानी यही वाला सिनेरियो। तो काउंटर ऑफर वाला सिनेरियो यहां पर आ गया और रिजेक्शन वाला सिनेरियो यहां पर आ गया। इससे 950 वाली जो काउंटर ऑफर थी वो भी रिजेक्ट हो गई। अब दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक ऑफर की गई और वो दोनों ऑफर जो हैं वो खत्म हो गई हैं, टर्मिनेट हो गई हैं। सब्सिक्वेंटली अगर हामिद ये चाहता है कि 1000 पर ही डील हो जाए, लेकिन वाजिद चाहता है कि डील अब ना हो, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों के दरमियान नहीं है और हामिद जो है वो 950 या 1000 दोनों पर कोई डील ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, वंस अगेन दोनों पार्टीज 1000 पर एग्री कर जाएं अलग से, या दोनों पार्टीज किसी भी और अमाउंट पर एग्री कर जाएं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जितने सिनेरियो यहां पर गिवन है इसकी बेस पर देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज। अब सारे प्रोसेस को जब कंक्लूड करेंगे तो एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि एक ऑफर जो है वो जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है, फिर आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। हमने यहां पर जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी उसमें हम ये बात कर रहे थे कि ऑफर टर्मिनेट या रिवोक हो सकती है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस।
अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो फिर रेवोकेशन नहीं हो सकती, और अगर एक मरतबा रेवोकेशन हो जाएगी तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट हमें लाजमी तौर पे क्लियर होना चाहिए। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कंडीशंस एंड रूल्स को, जो कि सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक हम कंप्रिहेंसिव समरी डिस्कस करेंगे, जिसमें जो सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 7 एंड 8 की प्रिसाइजली उनको डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही थोड़ी सी केस लॉ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो बाकी सारी वीडियो होगी वो डिफरेंट एग्जांपल्स को कवर करेगी, जैसे एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड की, फिर यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर की, प्रेस्क्राइब्ड मैनर पे दो एग्जांपल्स देखेंगे जो डिफरेंट आउटकम्स में रिजल्ट होंगे, यानी जब प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं होता तो कब एक्सेप्टेंस वैलिड हो सकती है और कब नहीं होगी। फिर एक्सेप्टेंस बाय एक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रपोजल का अवेयरनेस जो है वो ऑफरी को होना बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। और फिर ऑफर जब टर्मिनेट हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो दो डिफरेंट सिनेरियोज उस पर कवर करेंगे। और ये सब कुछ जो है वो बेसिकली सेक्शन 7 एंड 8 की जो है इम्प्लीमेंटेशन को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस तमाम समरी के अंदर और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स में। तो वन बाय वन इन तमाम स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसे ऑलरेडी हमने सेक्शन 2 के अंदर कवर किया है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, यानी वो अपनी रजामंदी सिग्निफाई करता है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर द एक्ट ऑफ सिग्निफाइंग द असेंट टू अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस। तो जब किसी ऑफर के जवाब में उस पर रजामंदी जाहिर की जाती है तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है और इस पर एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हुई है। आज हम इनकी कंडीशन एंड रूल्स पर बात करेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि अनकंडीशनल हो, जैसे ऑफर की गई है उन्हीं टर्म्स पर उसको एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए तरीकेकार है यूजुअल और रीजनेबल मैनर। अब यूजुअल मैनर क्या होता है? यूजुअल मैनर ये होता है कि अगर एक ट्रेड में पार्टीज रूटीन में लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं तो यूजुअल मैनर है लेटर। अगर एक जैसे स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग के लिए दो ब्रोकर्स आपस में जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे फाइनलाइज करते हैं, तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो यूजुअल मैनर कंसीडर होगी। इसी तरह से कुछ और जो मामला हैं उसमें फिर रीजनेबल मैनर देखा जाता है, जहाँ पे एक ऑर्डर ऐसा है जिसकी डिटेल डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे फिर रीजनेबल मैनर ये होगा कि वो किसी रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे वो फिर ईमेल यूज़ की जाती है, फैक्स की जाती है या पोस्टल किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप कहते हैं कि डिसीजन में फ़ौरन ज़रूरी होता है कि बताया जाए कि वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में लेटर सूटेबल नहीं होगा, लेकिन ईमेल जो है वो सूटेबल हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस जो है वो यूजुअल मैनर में होनी चाहिए। यूजुअल मैनर अगर कोई नहीं है उस ट्रेड का तो रीजनेबल मैनर में होने चाहिए, जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस में मुनासिब हो। लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि प्रपोजल में अगर कोई मैनर प्रेस्क्राइब किया गया हो कि जी इस प्रपोजल को इसी तरीके से एक्सेप्ट करना है, तो फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, उन रूल्स को हम देखते हैं। तो उसमें यह है कि अगर एक्सेप्टेंस, तो एक तो जाहिर बात है कि अगर जिस मैनर को प्रेस्क्राइब किया गया है उसी मैनर में अगर एक्सेप्टेंस हो गई तो वो तो वैलिड होगी ही होगी, उसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि जी ऑफर ने कहा कि जी बाय लेटर जवाब दें, आपने बाय लेटर जवाब दे दिया तो वो एक्सेप्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस जो कम्युनिकेटेड की जाए लेकिन वो प्रेस्क्राइब मैनर में ना हो तो क्या होगा? तो उस पर एक तो ये है कि अगर विद इन रीजनेबल टाइम जो प्रपोजर है, प्रपोजल मतलब ऑफर, मे इंसिस्ट दैट एक्सेप्टेंस टू बी मेड इन प्रेस्क्राइब मैनर, तो वो कह सकता है कि जी मैंने जो मैनर बताया था आपने कम्युनिकेशन तो की है लेकिन ये उसके मुताबिक नहीं है, तो मैं तो सिर्फ वही एक्सेप्ट करूंगा जो प्रेस्क्राइब मैनर में होगी। तो अब अगर जो ऑफरी है वो प्रेस्क्राइब मैनर में कम्युनिकेट करेगा तो एक्सेप्टेंस होगी, वरना उसकी जो अदर देन दैट कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी। लेकिन लेट्स से कि अगर एक ऑफरी ने एक्सेप्टेंस जो है वो प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं की, लेकिन प्रपोजर ने भी उसको कोई जो है इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं जी मैंने जो जिस तरीके से आपको कहा था आपने उसको फॉलो नहीं किया, आपने तो ये एक और तरीके से कर दिया, इस पर इंसिस्ट कुछ नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि फिर जो ऑफरर है वो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के वे को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये इस पर खास तौर पर हमारी दो एग्जांपल्स अभी आगे आएंगी, तो वो इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो दोनों बुलेट्स हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स को वो एक्सप्लेन करेंगी कि फर्स्ट सिचुएशन कब अप्लाई हो रही होगी और सेकंड वाली कब अप्लाई हो रही होगी। फिर एक जो कह लें कि तीसरा हमारा एंगल है वो ये है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। तो बाज़ औक़ात जो एक्सेप्टेंस होती है उसमें कुछ परफॉर्म करना होता है तो वही एक्सेप्टेंस कंसीडर होती है, कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती है वो पूरी कर दें तो वही एक्सेप्टेंस समझी जाएगी, या कंसिडरेशन अगर रिसीव कर लेता है एक्सेप्टर या फिर उस पे कर देता है तो वो ये समझा जाएगा कि ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है। तो रूल ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal। आप जो है किसी को जो है 10% एडवांस का चेक भेजते हैं और साथ ही कहते हैं कि जी मेरी तरफ से ऑफ़र ये है कि अब हम आपकी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं 20 लाख की और ये 2 लाख रुपए का चेक है एडवांस के तौर पे, और वो एडवांस के चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली है, चाहे उन्होंने अदरवाइज इसको कम्युनिकेट ना किया हो। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना है कि साइलेंस जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई कंडक्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी ने कोई एक्ट नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं की, टोटल साइलेंस है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं समझा जा सकता। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं हमारे जो कि बेस्ड ऑन केस लॉज हैं, यानी जो कोर्ट केसेस के थ्रू डिसाइड हुए हैं, कि एक तो ये कि जो ऑफरी है उसको प्रपोजल की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ऑफ़र क्या हुई है। अगर एक शख्स एक काम कर देता है और उसे पता ही नहीं था कि इस सिलसिले में कोई ऑफ़र हुई हुई है तो वो एक्सेप्टेंस उसकी वैलिड कंसीडर नहीं होगी। इसी तरीके से एक बड़ा कॉमन सेंस का रूल है कि एक मरतबा अगर ऑफ़र रिजेक्ट या टर्मिनेट हो चुकी है ऑलरेडी तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर द टर्मिनेशन और रिजेक्शन। तो टोटल इस समरी में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो 4 हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। तो इसमें प्रेस्क्राइब मैनर का सब पॉइंट बन जाएगा और उसके फिर फर्दर पॉइंट्स हैं। तो 3 ये मेन पॉइंट्स हैं और केस लॉ की बेस वाले को आप फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ये थर्ड है ये सेक्शन जो है हमारा 8 से है, जबकि फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो सेक्शन 7 से रिलेट करते हैं। तो अब इन सारे पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किया इन सब पर एग्जाम्पल्स को कवर करते हैं। तो अगर कोई कंडीशन अगर इम्पोज कर देता है ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाती बल्कि उसको तो काउंटर ऑफर समझा जाता है। इसको हमने ऑफर के साथ काउंटर ऑफर के टर्म को भी यूज़ किया था। तो अब हम इस पर एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि 2 पर्सन है, एक ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर के पास कार है, वो एक लेटर भेजता है जिसमें वो ये ऑफर करता है कि वो अपनी कार 2 मिलियन में जो है सेल करना चाहता है। और जो दूसरा शख्स है जो ऑफरी है वो लेटर भेजता है विद चेक, लेकिन वो कहता है टेक दिस रुपीज़ 1.8 मिलियन एंड टेक रुपीज़ 0.2 मिलियन नेक्स्ट मंथ। ये जो है ये टर्म्स चेंज कर दें और टर्म्स चेंज हो गई तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोलूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल हो, उसमें कोई कंडीशन ना हो, कोई टर्म्स चेंज ना की जा रही जैसे। और एब्सोलूट का मतलब क्या है कि जैसे ऑफर की गई है उन्हीं टर्म्स पर उसको एक्सेप्ट किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं यूजुअल और रीजनेबल मैनर को। तो लेट्स से कि जो इसमें रूल है वो तो ये है कि अगर प्रेस्क्राइब मैनर ना हो तो जो यूजुअल और रीजनेबल मैनर होगा वो वैलिड होगा। तो हम ऑफरर एंड ऑफरी का जो है एक कह लें कि कैरेक्टर्स ले लेते हैं। और लेट्स से कि ऑफरर ने एक लेटर भेजा कि आई ऑफर यू 200 प्लास्टिक चेयर्स मॉडल X9 फॉर ₹300,000 ऑन 30 डेज क्रेडिट। तो ये एक लेटर भेजा, लेकिन साथ ही उसने ये सोचा कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जो उसे जवाब आएगा वो ईमेल या फ़ोन से आए। लेकिन ऑफरी ने जो जवाब भेजा वो लेटर से भेजा और लेटर जो है वो कस्टमरी प्रैक्टिस था, यानी यूजुअल मैनर था कि उनके जो आपस में फर्नीचर के ट्रेड्स होते हैं उसमें लेटर के थ्रू ही कंफर्मेशन दी जाती हैं, लेटर के थ्रू ही ऑफर की जाती हैं। तो उसने जो ऑफर की एक्सेप्टेंस दी वो उस में दी। तो जो मैनर यूज़ किया गया वो यूजुअल था। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के दरमियान हो जाएगा। अब प्रेस्क्राइब मैनर पर एग्जांपल देखते हैं। तो रूल हमने जो पढ़ा था उसको अगर समराइज करें कि एक्सेप्टेंस तब वैलिड नहीं होती
अगर प्रेस्क्राइब मैनर को फॉलो ना किया गया हो और जो प्रोपोजर है यानी ऑफरर है वो प्रेस्क्राइब मैनर पे इंसिस्ट करे तो फिर एक्सेप्टेंस को वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वंस अगेन हम अपने ऑफरर एंड ऑफरी के करेक्टर्स लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लेटर भेजा ऑफरर ने जिसमें उसने एक ऑफर की और उसमें उसने मैनर प्रेस्क्राइब कर दी कि कन्फर्म बाय पोस्ट अगर इंटरेस्टेड है। ऑफरी ने क्या किया कि उसने जवाब एसएमएस से भेजा, बाय पोस्ट नहीं भेजा, और उसने उसमें एसएमएस में ये कह दिया कि वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो ऑफरर ने एसएमएस का रिप्लाई ये दिया कि ओनली कंफर्मेशन बाय लेटर शेल बी वैलिड, कंफर्मेशन बाय एसएमएस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो यानी उसने इंसिस्ट कर दी कि जो प्रेस्क्राइब मैनर है वही फॉलो हो, लेकिन ऑफरी ने फिर वो प्रेस्क्राइब मैनर जो है वो नहीं फॉलो किया। उसने कहा कि जी मैं तो लेटर नहीं भेजूंगा, मेरा एसएमएस इनफ समझा जाना चाहिए था। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होगी और पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफरर अब अगर उसे चेयर सप्लाई नहीं करता तो वो कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसने प्रेस्क्राइब मैनर प्रेस्क्राइब किया था और फिर उस पर इंसिस्ट भी किया था। अब इससे जो कह लें कि जो कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस वैलिड होगी अगर प्रेस्क्राइब मैनर फॉलो नहीं हुआ था लेकिन प्रपोजर ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो सिमिलर सा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। ऑफर एंड ऑफरी हैं, लेटर भेजा गया, उसके अंदर मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया गया। दूसरी पार्टी ने जो है वो एसएमएस से जवाब दे दिया जो कि प्रेस्क्राइब मैनर नहीं था, लेकिन ऑफरर ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। उसने कहा जी ओके है, मैसेज आपका मिल गया। तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब हुआ कि एसएमएस से जो एक्सेप्टेंस आई थी उसको भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और हालांकि उसने मैनर प्रेस्क्राइब किया था कि बाय लेटर होना चाहिए, बाय पोस्ट होना चाहिए। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर होगी और पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब एक्सेप्टेंस बाय एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई जो कंडीशन डिफाइन की गई है प्रपोजल में ऑफर के अंदर वो कंडीशन पूरी कर दी जाती है, वो एक्शन जो डिफाइन किया गया है वो एक्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो एक एक्सेप्टेंस ही समझी जाएगी। तो पार्टीज लेते हैं ऑफर एंड ऑफरी। ऑफरी ने जो लेटर भेजा उसमें ऑफर के साथ उसने लिखा इफ़ यू एग्री यू विल हैव टू डिपॉजिट 50% अमाउंट विद इन अ वीक इन माई बैंक अकाउंट। तो 50% डिपॉजिट की कंडीशन डिफाइन कर दी। अब ऑफरी ने क्या किया कि उसने 50% डिपॉजिट जो है वो जमा करवा दिया विद इन अ वीक, लेकिन कोई और कम्युनिकेशन नहीं की। तो ये जो एक्ट है ये एक्ट ही वो कम्युनिकेशन है जो समझी जाएगी कि एक्सेप्टेंस हो गई है। तो ये भी एक्ट जो है डिपॉजिट करवाने का 50% ऑफ द अमाउंट जो प्रपोजल के अंदर मेंशन था वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस समझी जाएगी और पार्टीज के दरमियान एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफरी को प्रपोजल की अवेयरनेस नहीं है तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी और ये अवेयरनेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सो पार्टीज लेते हैं। तो सिनेरियो टोटल अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होगा तो जो है इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफर ने एक न्यूज़पेपर में रिवार्ड ऑफर किया कि उसका एक डॉग जो है वो लॉस्ट हो गया, जो भी उसको ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 रिवार्ड दिया जाएगा। अब ऑफरी जो है या जहाँ पे जो बेसिकली ही इज़ नॉट एन ऑफरी, द पर्सन इज़ नॉट एन ऑफरी, उसको रिवार्ड का नहीं पता था कि कोई ऑफर हुआ है, लेकिन उसे डॉग मिला और उसे पता था कि इसका ऑनर कौन है। तो उसने ऑनर को वो डॉग ला कर दे दिया और बाद में उसे पता चला कि वो रिवार्ड इस पर तो ऑफर हुआ हुआ था। तो ऐसा पर्सन जो है वो बाद में लेट्स से कि ऑफरर अगर उसे रिवार्ड दे देता है देन इट्स फाइन। वो तो फिर देखें पार्टीज एक रिवार्ड देना चाह रही है दूसरी ले रही है तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन अगर लेट्स से कि अब ऑफर रिवार्ड देने से इनकार कर देता है तो जो यहाँ पर ये वैलिड एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं होगी और जो ऑफरी है या जो भी दिस पर्सन है वो सब्सिक्वेंटली रिवार्ड को क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जब उसने ये काम किया तो अवेयरनेस ऑफ प्रपोजल जो थी उसकी नहीं थी। तो इस वजह से वो अब रिवार्ड क्लेम बाद में नहीं कर सकते।
एक ऑफर जब रिजेक्ट या टर्मिनेट हो जाए तो उसको बाद में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो एक सिनेरियो देखते हैं। ऑफर ने एक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने ऑफर दी कि वो सर्टन गुड्स जो हैं वो एक प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, और ऑफरी ने जो ईमेल का रिप्लाई ये किया कि वो इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें ख्याल आया कि ये एक अच्छी ऑफ़र थी, तो उन्होंने फिर दोबारा जो है रिजेक्ट करने के बाद कहा कि आई थॉट ऑफ इट अगेन, आई एक्सेप्ट योर ऑफ़र। तो अब उन्होंने ये जो बाद में कहा है, तो ऑलरेडी वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुके हैं। एक मरतबा रिजेक्ट कर चुके हों तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो चुकी थी, अब उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक और सिनेरियो देखते हैं कि ऑफ़र एक बार टर्मिनेट हो जाए, ज़रूरी नहीं कि रिजेक्शन किसी और वे में ख़त्म हो जाए, तो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो सिमिलर सा सिनेरियो लेते हैं। ऑफर ने ईमेल भेजी जिसमें ऑफर थी कि सर्टन जो है ना चेयर्स सेल करनी थी उन्होंने। तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें प्लास्टिक चेयर्स की सेल पर बैन लगा दिया, उन चेयर्स पर जिस मॉडल की इन पार्टीज ने ऑफर की थी आपस में। तो बाद में जो ऑफरी है उसने उसको ऑफर का अगर एक्सेप्टेंस भेज भी दी, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं समझी जाएगी, क्योंकि जो जब गवर्नमेंट का बैन आ गया तो उस टाइम पर वो जो ऑफर है वो ऑलरेडी रिवोक कंसीडर होगी ड्यू टू सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, और पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे कि एक्सेप्टेंस से रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस एंड रूल्स क्या अप्लाई होते हैं सेक्शन 7 एंड 8 के कॉन्टेक्स्ट में, और उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।